अब्बा की बात सुनकर कारी साहब ने अपना बड़ा सा सर हिलाया और अब्बा की तरफ देखते हुए कहने लगे कि मेरे ख्याल में बच्ची को आप रहने दें। माँ के पीछे घर के छोटे मोटे कामकाज कौन करेगी। तो इस पर अब्बा बड़े फखर से कहने लगे, हजरत इस बात की आप फिक्र ना करें कि छोटे मोटे कामों के लिए मेरी छोटी बेटी ज़ैनब जो है, जो कि आपकी दुआ से इस काबिल हो गई है कि घर के छोटे मोटे काम संभाल सके। अब्बा की बात सुनकर कार साहब ने एक दफ़ा फिर जोर करने की कोशिश की, लेकिन अब्बा ना माने और कहने लगे, कोई बात नहीं साहब, सब्बा को तो वैसे ही आजकल छुट्टियां हैं, इसलिए उसके स्कूल का भी हर्ज नहीं होगा। अब्बा की हतमी बात सुनकर कार साहब कुछ ना बोले, बस उनके लिए दुआ खैर की और फिर उनसे ये कहते हुए चले गए कि कल सुबह भाभी जी को भेज दीजिएगा। यहाँ मैं पढ़ने वालों को दिलचस्पी के लिए कार साहब का तारफ़ करवा दूँ तो मुनासिब होगा। कार साहब हमारे कस्बे के सबसे बड़े मदरसे के नायब नाज़िम थे और मेरा भाई भी उसी मदरसे में पढ़ता था। यहाँ दीनी तालीम के साथ जदीद तालीम देने का भी बंदोबस्त था। इस बड़े से मदरसे के साथ कारी साहब का घर था, जो कि मदरसे की जानिब से उन्हें रहने के लिए दिया गया था। कारी साहब एक घने और मजबूत जिस्म के मालिक थे। उनकी गर्दन मोटी और काफ़ी छोटी थी। उनका चेहरा बहुत सुर्ख और सफ़ेद और बाहर रोब था। उन्होंने अपने चेहरे पर दाढ़ी भी रखी हुई थी, जिसको वो लाल मेहंदी से रंगा करते थे। लाल दाढ़ी के साथ उनकी मूछें सवा चिट थीं, जबकि सर पर हमेशा टिंड करवाते और इस बड़े से गंजे पर हमेशा हमा वक्त जिना क्या पहनाए रखते। उसके साथ साथ कार साहब काफ़ी एक्टिव आदमी थे, जबकि उनके बरअक्स उनकी बेगम काफ़ी मोटी थी। कार साहब के दो बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। दोनों ही 4-5 साल की उम्र के होंगे, जिनको सुबह के वक्त संभालना मेरी जिम्मेदारी थी, जबकि अम्मी ने उनकी बीवी के साथ दीगर घरेलू कामों जैसे हांडी रोटी करना और कपड़े वगैरह धोना का काम संभाला हुआ था। बीवी के साथ तो मैंने वैसे ही कह दिया, जबकि हकीकत ये है कि सारे काम अम्मा ही किया करती थी। जबकि उनकी बीवी अम्मा के पास बैठी या तो ऊँघती रहती या फिर अपने कमरे में जाकर बिस्तर पर सो जाया करती थी। अब्बा को नाश्ता वगैरह देकर मैं और अम्मा काहिर साहब के घर आ जाया करते थे और उनके घर 2-3 या ज़्यादा हो तो बाज़ दफ़ा 4 घंटे भी रहकर हम लोग वापस आ जाया करते थे। उधर जिस दिन हमने काहिर साहब के घर जाना शुरू किया तो उसी दिन से मैं एक अनजान की डर की वजह से अम्मा के साथ चिपकी रहती। वो किचन में जाती तो मैं भी काहिर साहब के बच्चे लेकर उनके पास किचन में बैठ जाती, और अगर वो कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर जाती तो मैं भी बच्चों को लेकर अम्मी के साथ छत पर चली जाती। असल बात ये थी कि मैं हस्पताल वाले वाक़ये की वजह से काहिर साहब का अकेले में सामना नहीं करना चाहती थी कि वो मुझसे कोई बात ना पूछ बैठे। अपनी तरफ से तो मैं ये सारा बंदोबस्त ज़ाहरी कार साहब की वजह से कर रही थी, लेकिन दूसरी तरफ मेरा इस तरह अम्मा के साथ चिपके रहना उनको एक आंख ना भा रहा था, और वह अक्सर मुझसे कहती कि मेरी जान छोड़ो, लेकिन मैं अपने अंदर के खौफ की वजह से उनके साथ साथ रहने पर खुद को मजबूर पाती। और वह अक्सर ही मुझसे कहा करती कि घर में तो तुम मुझे पूछती नहीं हो, जबकि कारी के घर आते ही मेरे साथ ऐसे चिपक जाती हो जैसे ये कारी का घर नहीं कोई भूत बंगला हो। लेकिन अम्मा की तमाम तर डांट और लानत मलामत के बावजूद मैं उनका पीछा ना छोड़ा करती। फिर एक दिन की बात है, मैं कार साहब के छोटे बेटे जिसकी उम्र 3-4 साल होगी, उसको लेकर अम्मी के पास किचन में बैठी थी कि अचानक ही अम्मी ने मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि बेटी, कारी ने आलू गोश्त पकाने के लिए कहा है, लेकिन वो गोश्त तो मुझे दे गए हैं, लेकिन आलू देना भूल गए। इसलिए तुम ऐसा करो कि उस लड़के को लेकर अपने घर जाओ और वहाँ किचन में पड़ी टोकरी में से 3-4 मोटे मोटे आलू ले आओ। अम्मी की बात सुनकर मैंने इस बच्चे को अपने कंधे से लगाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। अभी मैंने कारी साहब की गली की नुक्कड़ ही क्रॉस की होगी कि अचानक कारी साहब के बेटे, जिसे प्यार से हम काका कहते थे, उसने मेरे ऊपर सूसू कर दिया, जिससे काके की सारी निकर ख़राब हो गई। जैसे ही काके ने सूसू करना शुरू किया तो मैंने उसको कंधे से हटाकर एकदम एक तरफ कर दिया, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा सूसू मुझ पर गिरा था। लेकिन चूंकि उसकी सारी निकर ख़राब हो गई थी, इसलिए काके की गिरी निकर देखकर मैंने सोचा पहले घर जाकर काके की निकर को तब्दील कर लिया जाए, फिर अपने घर जाऊंगी। यह सोचकर मैं वहाँ से वापसी के लिए मुड़ी और फिर चलती हुई वापस कारी साहब के घर दाखिल हो गई और फिर सीधी कारी साहब की बीवी के कमरे में चली गई, जहाँ पर वो मोटा सा पेट लिए पलंग पर हल्के हल्के खर्राटे ले रही थी। उसके साथ ही उसकी छोटी बेटी भी सोई हुई थी।
कारी की बेगम को देखते हुए मैंने इधर उधर काके की दूसरी निकर तलाश करने की कोशिश की, लेकिन मुझे वहाँ कोई निकर दिखाई ना दी। इसलिए मैंने काके को उधर ही बिठाया और उसकी निकर ढूंढने साथ वाले कमरे की तरफ चल पड़ी। बाहर आकर देखा तो साथ वाले कमरे का दरवाज़ा बंद था, और फिर जैसे मैंने दरवाजे को खोलने के लिए उसके पाटे पर हाथ रखा तो अचानक मुझे अंदर से खुसर फुसर की आवाज़ें सुनाई दी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।